हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि। इसके पहले हमने आपको बताया था, वेग नियम बताया था, वेग स्थिरांक बताया था और वेग स्थिरांक के लक्षण आपको हमने बताया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो पहले तो याद जान लें कि अपक्रिया जिस तरीके से हमने आपको बताया था, वेग नियम जो होता है, अपक्रिया का जो रेट होता है, वेग नियम जो होता है वह क्या होता है? एक प्रायोगिक तथ्य पर आधारित होता है। वैसे ही ठीक यहाँ पर अपक्रिया की कोटि भी क्या होती है? प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता है। यानी कि किसी अपक्रिया की कोटि, उसको जो है उसके मोलों की संख्या को देखकर, उसके स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक को देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि अपक्रिया की कोटि है कितनी, जब तक कि हम उसके वेग नियम की सहायता से उसके प्रयोगों का निर्धारण नहीं कर लेते हैं। तो बच्चों, ठीक अपक्रिया की कोटि आप किसी समीकरण को देखकर नहीं बता सकते कि अपक्रिया की कोटि है कितनी। उसके मोलों की संख्या, उसको स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक देखकर आप नहीं बता सकते कि अपक्रिया की कोटि है कितनी। यह भी एक पूरी तरीके से प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होती है। यानी कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। चलिए देखते हैं अपक्रिया की कोटि क्या होता है। तो देखिए, किसी अपक्रिया के वेग नियम में, या कह सकते हैं वेग समीकरण, चाहे कहिए वेग नियम या फिर कहिए वेग समीकरण में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रण पद, सभी अभिकारकों के सांद्रण पद के घातों के योग को उस अपक्रिया की कोटि कहते हैं। घातों का योग, जो उस पर घात होगा, उस अपक्रिया अभिकारक पर जो घात होगा, पावर होगा। और आपको मैंने बताया पीछे इसके वेग नियम में अपक्रिया का जो पावर होता है, घात होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? किसी समीकरण को देखकर नहीं हम कहते हैं उसको, बल्कि क्या होता है, वो भी घात किस अपक्रिया की दर अभिकारक के घात के सांद्रण पर निर्भर करता है या नहीं निर्भर करता है, कितने पर निर्भर करता है, ये प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो घात होगी वो प्रयोगों के आधार पर ही निकाली जाती है अपक्रिया की कोटि। तो किसी अपक्रिया की कोटि परिभाषा आपको गया, तो इंग्लिश में इसी को कहें द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म। यानी कि अभिकारकों के सांद्रण पद, कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ या रेट इक्वेशन कह सकते हैं, इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहेंगे यानी कि किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रण पद के घातों के योग को उस अपक्रिया की कोटि हम कहते हैं। मान लीजिए हम एक समीकरण यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे आपका ये समीकरण है, ए है रिएक्टेंट कोई और ये बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका आपका रेट लॉ क्या लिखेंगे? वेग नियम, इसका रेट लॉ आप क्या लिखेंगे? इसका टू के आप लिखेंगे ए। अभी मान लीजिए कि ये अपक्रिया के एक घात पर डिपेंड कर रहा है। अभी हम ऐसा मान लेते हैं, ये अपक्रिया के एक घात पर ये डिपेंड कर रहा है। यानी कि प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि अपक्रिया के एक घात के सांद्रण पर एक क्या होती है? डिपेंड करती है। तो यहाँ रेट लॉ के नियम से अनुसार और ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये निकाला गया है कि एक घात पर डिपेंड करता है, अभिकारक ए के सांद्रण के एक घात पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अपक्रिया का रेट लॉ यानी कि अपक्रिया की दर कह सकते हैं, रेट लॉ रेट नियम से। अगर वेग नियम से हम देखें तो ये आप लिखेंगे, तो यहाँ ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? जो ऑर्डर होगा अपक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी? पावर 1 है, तो इसके घात क्या होगा? 1 होगा यहाँ। तो ये ऑर्डर हो गया जो एक्सपेरिमेंट से देखा गया। दूसरा मान लेते हैं समीकरण a प्लस बी, और ये बना रहा है आपका क्या? प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका जो रेट लॉ देखेंगे आप, अपक्रिया का जो वेग आप देखेंगे, ये के क्या होगा? मान ले रहे हैं कि ये भी इसके एक घात पर डिपेंड करता है, इसके भी एक घात पर डिपेंड करता है। अगर प्रयोगों के आधार पर ऐसा हुआ, भाई ये डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी डिपेंड कर सकता। अभी हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से ऐसा हो रहा है, तो एक घात पर ये डिपेंड कर रहा है, और बी के भी क्या है? एक घात पर क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है।
तो यहाँ और एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। ऐसे हम देख कर नहीं गए, देख कर भी तो आपको पता चला एक एक घात इसके हैं, लेकिन ऐसा प्रयोग के आधार पर हम अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा देखा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, a के सापेक्ष घात कितना है, a के सापेक्ष कोटि कितनी है 1, और b के सापेक्ष कोटि कितनी है 1। तो कुल कोटि कितनी हो गई, कुल कोटि यानी कि कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई 1 + 1 = 2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कुल कितनी हुई 2 हुई। ठीक है, समझ रहे हैं ये। अब देखिए, मान लीजिए कि हो गया इतना, आप इसको नोट करेंगे, समझ में आया इतना। अब दूसरा एक समीकरण हम लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा एक समीकरण लेते हैं, मान लीजिए कि आपका समीकरण क्या है, इस तरीके के है। कोई a है, इसके मोलों की संख्या a है, यहाँ b है, इसके मोलों की संख्या b है, प्लस c है, इसके मोलों की संख्या ये c है, और c मोलों की संख्या, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। इसका आप रेट ला लिखेंगे, रेट ला लिखेंगे तो k = क्या हो जाएगा आपका, a के पावर मान लीजिए p हो गया, और a के b के पावर मान लीजिए क्या हो गया, q हो गया, और यहाँ मान लेते हैं c के पावर आपका क्या हो गया, यहाँ पर pqr हो गया। ठीक है, ये देखिए, इस पर a और b के मोलों की संख्या पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इसके घात pqr जो घात है ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। इसके a और bc जो a मोलों की संख्या b और c मोलों की संख्या है, स्टोइकियोमेट्रिक निकालना, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, इस पर ये बात डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये इसका क्या होगा, किस पर डिपेंड कर रही है, एक दूसरे प्रयोगों के आधार पर दूसरे घात पर डिपेंड कर रही है, और क्या है, pqr पर डिपेंड कर रही है। तो ये अभिक्रिया की कोटि यहाँ क्या हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर आर। अच्छा, a के सापेक्ष ऑर्डर क्या होगा, a के सापेक्ष कोटि क्या होगा, t होगा, b के सापेक्ष कोटि क्या होगा, q होगा, c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, r होगा। तो अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि। अच्छा, यहाँ a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल लिखा, तो हमने इसको नहीं माना, मानने के लिए तो आप मान सकते, मान लीजिए इस पर डिपेंड करता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या हो गई, p + q + r। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, कुल n है। इसको pqr n आप भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभिक्रिया की क्या हुई, आपकी कोटि हुई। ये मान लिया गया p + q + r आपका क्या होगा, कुल क्या हो गया, n हो गया। अभिक्रिया की कोटि क्या है, कुल n है। ठीक है, अगर देखिए n की जो वैल्यू होती है, n का जो मान होता है, n का मान आपका n = आप मान लें 0 1 2 3। ज्यादातर आपके अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की है। यानी कि अगर n = 0 है, n = क्या है, 0 है, तो क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर n = 1 है तो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। n अगर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अगर n आपका 3 है तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगर n का मान कितना होता है, 0 1
2 3। यानी कि अगर हम बच्चों कहें अपक्रिया की जो कोटि होती है, अपक्रिया की कोटि जो होती है, अपक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, कोटि क्या है? किसी अपक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। वही अभी हमने लिखा, अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, यानी कि किसी के सांद्रण पद पर डिपेंड नहीं भी कर सकता है। तीसरी बात, अपक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक हो सकती है यानी प्रभाव में हो सकती है। तो अपक्रिया की कोटि प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अपक्रिया की कोटि क्या है? शून्य हो सकती है। अपक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अपक्रिया की कोटि के समझ लीजिए कि क्या है, कैरेक्टर है। इसको भी आप याद रखेंगे। यानी कि किसी भी अपक्रिया को देखकर हम उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब तक ले हम अपक्रिया की दर का निर्धारण नहीं कर लेते हैं कि अपक्रिया की दर अभिकारक के किस घात पर डिपेंड कर रहा, कितने पर डिपेंड कर रहा है, तब तक ले हम नहीं कह सकते कि अपक्रिया की कोटि है कितनी। ठीक है, दिख रहा है वीडियो क्लियर? ठीक है, तो ये आप इसको नोट करेंगे, ये सब आप नोट करेंगे। तो अगर अपक्रिया की कोटि आप कितने प्रकार के पढ़ेंगे? शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और आपके सिलेबस में क्या है, शून्य और प्रथम कोटि की अपक्रिया केवल है, लेकिन परिभाषा सबकी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, अगर n बराबर 0 हो तो शून्य कोटि की अपक्रिया। n बराबर क्या है आपकी, यानी कि घात आपके 0 है सांद्रण के, तो शून्य कोटि की अपक्रिया। अगर घात आपका n है आर्डर, यानी कि अपक्रिया कोटि 1 है तो प्रथम कोटि। अगर आपका 2 है n तो क्या होगी, द्वितीय कोटि। अगर n आपका क्या 3 है तो क्या होगा, तृतीय कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ इसके। ये तो हमने इस तरीके से बता दिया, प्रायोगिक तथ्य है। कितने मिनट का हुआ? 13 मिनट का। चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आप समीकरण लिखते हैं 2NO गैस और प्लस O2 गैस गिव्स आउट, तो ये आपका क्या होगा, 2NO2 गैस बन गया। तो इसका रेट ला जो आपका होता है, इसका रेट जो आपका ला निर्धारित किया गया है वो के, भाई इसके डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या, क्योंकि रेट ला जो होगा, रेट अपक्रिया की दर होगी, इसके वर्ग की क्या होगी, समानुपाती, और इसके घात के एक समानुपाती। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो इसका जो रेट ला है, रेट ला किस आधार पर निर्धारित हुआ, प्रायोगिक आधार, इसीलिए हम रेट ला यहाँ लिख रहे हैं। रेट ला क्यों लिख रहे हैं, अपक्रिया की दर क्यों नहीं लिख रहे हैं? अपक्रिया की जो दर होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो अभिकारक के सांद्रण के घात पर डिपेंड करती है। इसलिए रेट ला, ये रेट ला आपका क्या होता है, पूरी तरीके से प्रायोगिक होता है, इसलिए रेट ला हम यहाँ पर बार बार लिख रहे हैं। तो देखा गया कि NO के वर्ग पर, NO के सांद्रण के वर्ग पर क्या होती है, डिपेंड करती है। और ये ऑक्सीजन के जो है एक घात पर भी, सांद्रण के एक घात पर भी डिपेंड करती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ऐसा देखा गया। तो यहाँ आर्डर कितना हो गया, अपक्रिया की कुल आर्डर क्या होगी, अपक्रिया की कोटि, तो अपक्रिया के कुल
कोट कितनी होगी, इस पर 2 है और इस पर 1 है, तो कितनी हो गई, अक्रिया की कोट क्या हो गई, 3 हो गई। ऐसा आपको दिखा, यहाँ तो आपको घात भी दिख रहा है, इसके 2 है इसके 1 है, आप जोड़ लिए 3 हो गया, ऐसा हो गया, हाँ देख लीजिए। लेकिन सब में तो ऐसा नहीं होता है, हमने वेग नियम में ऐसा बताया आपको, सब में ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं H2 प्लस I2, ये आपका और ये बना था आपका 2HI। अब इसका देखते हैं, इसका रेट ला देखते हैं, इसका रेट ला, इसका भी एक सांद्र पर आपका डिपेंड करता है, जो आपका K होगा ये 1 के इस पर, I2 के भी पावर 1 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ अब क्रिया की कोट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, कितनी हो जाएगी 2, 1 पर डिपेंड कर रहा है। आपने कुछ ऐसा भी समीकरण देखा है कि जो उस पर ऑर्डर पर उसके घात पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे ये समीकरण आपने देखा है। तीसरा एग्जांपल आपने देखा 2NO गैस प्लस 2H2 गैस, ये आपका रिएक्शन करता है, क्या बनता है N2 गैस और प्लस क्या है 2H2O, ये आपने समीकरण दिया। इसके लिए रेट ला आपने क्या लिखा था, इसके लिए आपका रेट जो ला था इसके वर्ग पर तो डिपेंड करता था, आप कहें कि ये 2 इसके वर्ग पर डिपेंड करता है, नहीं, आपको हमने बताया है पीछे कि केवल एक ही घात पर इसके डिपेंड करता है। तो रेट ला क्या कहता है, प्रायोगिक बात है, तो प्रयोगों पर आधार पर देखा गया, यनों के वर्ग पर जो है डिपेंड किया और इसके वर्ग पर ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हाइड्रोजन के क्या है एक ही घात पर डिपेंड करता है। अब बताओ, अब यहाँ 2 चेक करके आप 4 आर्डर लिख देते हैं, तो आर्डर क्या होता है, ये आपका 4, यहाँ नहीं इसका होगा। अब अगर आप ऐसे देख के लगा देंगे तो 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके क्या है सांद्रण के 2 घात पर और इसके सांद्रण के 1 ही घात पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रायोगिक आधार पर देखा गया। तो यहाँ पर रेट ला आपका क्या हो गया, तो ये रेट ला जो आपका आर्डर हो गया, तो आर्डर अब क्रिया की कोट क्या हो गई, अब क्रिया की कुल कोट कितनी हो गई, 2 प्लस 1 बराबर 3, ये नहीं 4, अब क्रिया की कोट यहाँ 3 आपकी होगी, 4 नहीं होगी, ठीक है। ऐसे आपका देखिए ये आपका था चौथा एग्जाम्पल, आपका N2O5 का विघटन आपका था, ये था और 4NO2 बना था और O2 ये वाला, तो इसका जो रेट आपका था, रेट ला अगर देखा जाए तो ये के आपका जो था, ये रेट आपका जो था, इसके वर्ग पर आप लगा देते हैं कि आप जो है यहाँ N2O5 आप इसके वर्ग जो है आप 2 लगा दीजिए, पर ऐसा इस पर डिपेंड नहीं किया था हमने, वेग आपका लिया तो इसके वर्ग पर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप देख कर लगा दीजिए, बल्कि इसके एक ही घात पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो आर्डर आपका होगा, अब क्रिया की कोट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ अब क्रिया की कोट क्या होगी, 1 होगी। तो कुछ में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बस वही उसके स्टोइचोमेट्रिक नियतांक को देखकर, उसके मोलों की संख्या को देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन सब में नहीं बता सकते। जैसे इन दोनों समीकरण में आप नहीं बता सकते, इन दोनों में तो बता सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते। तो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है, प्रायोगिक है, प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि कितने घात पर ये डिपेंड करती है। तो हो गया है, आप इसको बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं शून्य कोट की अक्रिया। अब एक एक को हम यहाँ पढ़ते हैं, एक एक को अब हम यहाँ पर देखेंगे। शून्य कोट की अक्रियाएं किसे कहते हैं, शून्य कोट की अक्रिया, तो यहाँ पर विभिन्न कोट की अक्रियाएं हैं और उनके वेग स्थिरांक और उसके मात्रक हम देखेंगे। तो विभिन्न कोट की जो अक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है, शून्य कोट की अक्रिया, प्रथम कोट की अक्रिया, द्वितीय कोट की अक्रिया और तृतीय कोट की अक्रिया, ये 4 प्रकार के आपकी कोट की अक्रियाएं हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में केवल शून्य और प्रथम कोट की अक्रिया है। तो ये हम एग्जाम्पल पहले, फिर इसका हम वेग समीकरण भी आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले शून्य कोट की अक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोट की अक्रिया, शून्य
कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग नियम, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग जो होता है, रेट होता है, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पद के घात पर निर्भर नहीं करता है, या वेग नियम भी आप कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या हो गया? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पद के घात पर क्या है, नहीं निर्भर करता है, शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाता है। जैसे हम ले ए, आपका क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट बना रहा है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग के डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी के क्या होगा, आपके ए के क्या होगा, यहाँ ये इसके, क्योंकि ये कह रहा है कि घात पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ आपका जीरो होगा, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के पावर जीरो। ये तो आपका जीरो हो गया, यानी कि रेट आपका क्या हो गया, के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, ये हो गया, के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर ये शून्य कोट की क्या होगी, आपकी अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक, तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों के सांद्रण पद के घात पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है, इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो स्थिर रहता है। वेग क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी कि समय बीतने के साथ साथ ये परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो इन अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, स्थिर होता है। इन अभिक्रियाओं का वेग स्थिर रहता है तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके सांद्रण में भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि सांद्रण भी क्या होता है, स्थिर रहता है। सांद्रण भी स्थिर रहता है, समय के साथ साथ सांद्रण में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वेग स्थिर रहता है, सांद्रण स्थिर रहता है ना, सब कुछ यहाँ क्या होता है, इसका स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सांद्रण स्थिर रहता है, समय के साथ साथ कोई चेंजेस नहीं होते, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, एकदम स्थिर रहता है। यानी कि अगर इसके बीच हम ग्राफ खींचे यहाँ, ठीक है, तो इधर आपका रेट ले, अभिक्रिया की दर, और इधर क्या ले, आपका सांद्रण ले, अगर इधर, तो क्या होगा, इसके अभिक्रिया का वेग क्या होगा, एक ग्राफ जो आपको मिलेगा इस तरीके से मिलेगा। यानी कि ये ग्राफ यही प्रदर्शित करता है कि सांद्रण में जो है परिवर्तन ना होने की वजह से अभिक्रिया की दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि स्थिर रहता है ना, क्या होता है, स्थिर रहता है। और इधर आपका क्या है, रेट बढ़ रहा है, इधर सांद्रण बढ़ रहा है, तो समय के साथ कोई भी परिवर्तन इसमें
नहीं होता है। सांद्रण ना तो घट रहा है, जब ना सांद्रण में कोई परिवर्तन होगा तो रेट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और टाइम और रेट के बीच में भी आप ग्राफ खींचेंगे तब भी क्या होगा, ऐसे ही आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके ग्राफ मिलेंगे। अब शून्य कोट की अपक्रिया का जो आपका शून्य कोट की अपक्रियाएं हैं, इसका आपका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका क्या एग्जाम्पल क्या होगा शून्य कोट की अपक्रिया का। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, जितने फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो शून्य कोट की अपक्रिया होते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो प्रकाशिक अपक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो शून्य कोट की अपक्रियाएं होती हैं। जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि लाइट की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, तो क्या बात है 2HCl। तो इसका वेग रेट ला देखा गया, इसकी रेट जो था ये K आपका जो होगा H2 के, ये इस पर डिपेंड Cl2 के और H2 के सांद्रण पर ये डिपेंड नहीं करता है। तब इसका रेट किस पर डिपेंड करता है, इसका रेट केवल डिपेंड करता है, इसका जो रेट होता है समानुपाती होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की तीव्रता पर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। इस अभिकारक के सांद्रण पर ये नहीं डिपेंड करता है। तो ये आपकी क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है, इसको आप याद रखेंगे। पहला एग्जांपल हो गया शून्य कोट की अपक्रिया, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो आपका एग्जांपल होगा एंजाइम की अपक्रियाएं, एंजाइम्स रिएक्शंस जो होती हैं वो शून्य कोट की अपक्रिया होती है। जितनी एंजाइम्स अपक्रिया होती हैं वो शून्य कोट की अपक्रिया होती हैं। जैसे आपका C6H12O6 जाइमेज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आपका रेट ला होता है, ये रेट जो होता है कि इसके क्या है C6H12O6, इसके सांद्रण पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके सांद्रण पर ये बात डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया तीसरा आपका है, तीसरा है धातुओं के पृष्ठ पर, धातुओं के पृष्ठ पर गैसों का विघटन, विघटन जो होता है भी शून्य कोट की अपक्रिया होती है। धातुओं के पृष्ठ पर गैसों का विघटन क्या होता है, शून्य कोट की अपक्रिया होती है। जैसे आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलकर क्या बनाते हैं, ये अमोनिया गैस, और ये गोल्ड या जो है प्लैटिनम की सतह पर अपक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो है इसके घात पर जो इसका जो रेट होता है कि ये जो है N2 के 0 और हाइड्रोजन जो आपका है इसके सांद्रण पर 0 घात पर डिपेंड करता है, ये 0 पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है, क्योंकि इस धात्विक पृष्ठ पर जो इनकी अपक्रिया होती है N2 और हाइड्रोजन गैस के सांद्रण में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरीके से 2N2O आपका है, यह भी जो है प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, 2N2 प्लस O2 गैस बनाता है। तो ये गैस है, तो इनका भी, ये भी क्या है, इसका भी जो आपका रेट है कि ये जो है N2O के घात पर क्या है, 0 पर डिपेंड करता है। तो ये भी शून्य कोट की अपक्रिया है, ये भी धात्विक पृष्ठ पर इस अभिकारक के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। तो ये सब क्या आपके शून्य कोट की अपक्रियाएं हैं।
अतः वेग स्थिरांक के मात्रक, अब इसका क्या होगा, वेग स्थिरांक के का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, देखिए के की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के, वेग स्थिरांक की यूनिट। तो अभी आपने देखा जो रेट है वो क्या है, के आपके अभिकारक ए के सांद्रण के क्या है, जीरो पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जीरो हो गया, ये तो आपका जीरो हो गया, तो आपका रेट क्या हो गया, जो के हो गया ये रेट के क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा रेट आपका क्या होता है, डी एक्स बाई क्या होता है, रेट क्या होता है आपका डी एक्स बाई क्या होता है, डी टी होता है, यही होता है के इक्वल टू, तो के इक्वल टू डी एक्स बाई क्या हो गया, डी टी। ये आपका क्या होता है, सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन होता है, ये आपका क्या होता है सांद्रण, और ये क्या आपका है टाइम है, यह आपको बताया है, आपको मैंने बताया। तो ये आपका के क्या हुआ, के इक्वल टू क्या डी एक्स बाई डी टी, या इसको हम इसे कंसंट्रेशन, ये क्या है एक्स क्या आपका, डी एक्स क्या है सांद्रण है, तो सांद्रण को कंसंट्रेशन, और डी टी क्या आपका समय है, टाइम हो गया। तो इसी को आप डी एक्स के इक्वल टू जो डी एक्स बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, के इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बाई टी लिख सकते हैं। तो एक्स क्या है आपका सांद्रण, सांद्रण को कंसंट्रेशन, और टाइम को, ये टाइम आपको दिया गया टी को टाइम में, और आपका सांद्रण का मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर, तो मोल प्रति लीटर, और टाइम नीचे ही है तो सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, मोल और लीटर ऊपर जाएगा, इनवर्स 1 हो जाएगा, लीटर इनवर्स 1 और सेकंड इनवर्स 1 ऊपर जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर मात्रक हो गया, शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का ये मात्रक है। अगर क्या गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में शून्य कोट की अपक्रिया का के का मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा, जहां मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर के स्थान पर क्या होता है आपका वायुमंडल हो जाता है, मैं पीछे आपको बताया, और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको एक कॉमन फार्मूला भी बताया है, यन कोट की अपक्रिया के लिए, जो यन कोट की अपक्रिया होती है, यन कोट की अपक्रिया के लिए हमने आपको मात्रक बताया है, क्या बताया है, एक कॉमन सा मात्रक हमने बताया है, वहां पर भी आप रखकर निकाल सकते हैं। तो कॉमन मात्रक हमने आपको बताया है, के का जो कॉमन मात्रक आपको हमने बताया है, मोल n-1 और लीटर 1 - n और सेकंड इनवर्स 1, ये आपको हमने क्या बताया है कॉमन मात्रक जो है बताया, सॉरी उल्टा हो गया है, ये था इस तरीके से 1 - n है ना, ये आपका था 1 - n था, और n-1 ये आपका कॉमन सा मात्रक था। और उसके लिए क्या था, एटीएम वाला आपका जो था उसके लिए भी बताया गया था, एटीएम मतलब गैसीय अवस्था में के का मात्रक, गैसीय अवस्था में के का मात्रक आपको बताया गया था एटीएम पावर n और सेकंड इनवर्स, है ना, ये आपका n-1 n, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में था, कॉमन सा मात्रक है ना। तो n-n सेकंड माइनस इनवर्स, एक गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में था, और ये कॉमन सा मात्रक ये था। तो जरा यहाँ आप जीरो रखें, शून्य कोट की अपक्रिया के n बराबर शून्य कोट की अपक्रिया के लिए n बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जीरो आप लिखिए, पावर -1 बचा यहाँ, आप जब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, तो n के स्थान पर जीरो रखेंगे तो मोल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप जीरो रखिए तो पावर आपका 1 ही तो बचा, और यहाँ पर लीटर पे रखिए, यहाँ पर जीरो रखिए तो क्या बचा आपका लीटर, ये आपका बचा यहाँ, और सेकेंड इनवर्स तो ही है आपका यहाँ, है ना। तो आप जीरो रखेंगे तो ये आपकी यूनिट निकल जाएगी। ठीक है, तो आप यानी की वैल्यू एक कॉमन मात्रक आपका है, इसमें आप 0 1 2 3 यानी कि 0 रखेंगे शून्य कोट की अपक्रिया का मात्रक निकलेगा, 1 रखेंगे तो प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक निकलेगा, अगर 2 रखेंगे तो द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकलेगा, अगर आप 3 रखेंगे तो तृतीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकलेगा। तो ये कॉमन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक गैसीय अवस्था में के का मात्रक है, गैसीय से तो ये, अगर आणविक अगर जो है गैसीय अवस्था में नहीं है तो इस तरीके से इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये अब देखते हैं हम द्वितीय कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं,
प्रथम कोट की अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। प्रथम कोट की क्रियाएं, परिभाषा वैसे लिखेंगे, वे ऑफ क्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पद के एक घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा आपको ऐसे बस लिखना है। तो वे क्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के एक घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की क्रिया कहलाती है। अगर द्वितीय कोट की क्रिया आप कहते हैं तो वे क्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पद के 2 घात पर डिपेंड करता है, वो द्वितीय कोट की क्रिया कहलाती है। तृतीय की अब देखें, वे क्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पद के 3 घात पर डिपेंड करता है, वो तृतीय कोट की क्रिया। तो परिभाषा एक ही जैसा करना है, बस एक घात, 2 घात, शून्य घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात, बस ये करना है, परिभाषा आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो परिभाषा तब बना ही ले जाएंगे। तो प्रथम कोट की क्रिया जो होगी आपका, यानी कि कोई आपका रिएक्शन है ए आपका रिएक्टेंट है और ए का बन रहा है, प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो इसका जो आपका रेट होगा ये के ए के 1 घात पर क्या होगा, डिपेंड करेगा, है ना। तो ऑर्डर यहाँ क्या हुआ, ये इसका ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ, प्रथम कोट की क्रिया है। ठीक है, तो ये प्रथम कोट की क्रिया है। कुछ प्रथम कोट की क्रिया के आपके एग्जाम्पल देखिए। प्रथम कोट की क्रिया का मतलब, अगर ए का सांद्रण 2 गुना करेंगे तो क्रिया का वेग 2 गुना हो जाएगा और के भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा ना। अगर 3 गुना करेंगे, है ना, 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। आधा गुना कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो ठीक इस तरीके से जितना गुना आप बढ़ाएंगे अभिकारक का सांद्रण, उतने गुना क्रिया का रेट और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। जितना गुना आप घटाएंगे उतना गुना रेट और रेट कांस्टेंट क्या होगा आपका घटेगा। ठीक है, समझ में आई बात। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एथिल क्लोराइड एग्जाम्पल ले, C2H5Cl, ये आपका होता है, बनता है C2H4 + HCl बनता है। तो इसका जो आपका रेट होता है, इसका जो आपका रेट ला होगा, प्रायोगिक रेट ला जो आपका होगा, ये क्या होगा, के C2H5 और Cl, मतलब इसके 1 घात पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके 1 घात पर डिपेंड करता है। तो 1 घात पर डिपेंड करता है, प्रायोगिक तौर पर देखा गया, ये सब एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये सब देखा गया। तो यहाँ ऑर्डर इसका क्या हुआ, आपका ऑर्डर यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्राइड का विघटन, दूसरा एग्जाम्पल, NH4NO2, इसका भी क्या है आपका विघटन। इसका विघटन किस में होता है, N2 में, इसका विघटन आपका N2 और 2H2 में होता है। तो इसका रेट ला क्या हो जाएगा, इसका रेट ला आपका क्या हो जाएगा के, और इसके क्या होता है अमोनियम नाइट्राइड के 1 ही घात पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से N2O5 का विघटन, तीसरा एग्जाम्पल, N2O5 का विघटन, तो N2O4 और प्लस हाफ O2, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट जो होगा के N2O5 के 1 ही घात पर डिपेंड किया, तो ऑर्डर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब जो है प्रथम कोट की क्रिया है आपके। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन भी, सब ये आप नोट कर लेंगे, ये सब प्रथम कोट की क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल प्रथम कोट की क्रिया बताई जा रही है।
कभी कभी पूछा जाता है, क्रिया दे देता है, पूछ लेता है किस कोट की क्रिया है, तो आपको ये लिखना होगा। जब आप याद किए होंगे तब ना जानेंगे, नहीं तो ये बस जो आप देखेंगे स्टैच्यूमेट्रिक वही लगा देंगे और कहेंगे ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, कुछ बता देंगे उल्टा सीधा। ठीक है, तो आप ये समीकरण को आप याद रखेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन है, ये है H2 बनता है और प्लस हाफ O2, तो ये आपका जो इसका रेट है, इसका जो रेट ला देखा गया, रेट ला ओके आपका इसके H2O2 के क्या है, एक ही घात पर डिपेंड करता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, एक हो गया। एक तो ये क्या है, प्रथम कोट की ये क्रियाएं है। ऐसे सल्फ्यूरल क्लोराइड का विघटन है आपका, अगला एग्जांपल SO2Cl2 का विघटन है, तो बनता है SO2 और प्लस Cl2, तो इसका भी आपका रेट देखा गया, रेट ला के हिसाब से देखा गया, तो के जो था SO2 और Cl2 के क्या है, एक ही घात पर डिपेंड किया, तो यहाँ ऑर्डर इसका क्या हो गया आपका, एक हो गया। जितना भी रेडियो एक्टिव विघटन, एग्जाम्पल आप नोट करते जाएंगे, जो भी हो, चौथा, पांचवा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, रेडियो एक्टिव विघटन जो आपका रेडियम होता है, रेडियम से क्या बनता है, रेडान बनता है, और प्लस क्या होता है, एक अल्फा कण निकलता है, क्या निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल्स आपका निकलता है, तो इसका भी जो रेट आपका होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन के समीकरण है, रेडियो एक्टिव विघटन समीकरण, जितने भी है रेडियो एक्टिव विघटन समीकरण, सब क्या होते हैं, कोई भी हो रेडियो एक्टिव पदार्थ उसका विघटन हो रहा है, वो प्रथम कोट की क्रिया होती है। तो इसके लिए रेट ला क्या हो गया, के जो आपका रेडियम है इसके सांद्रण के एक घात पर डिपेंड करता है, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक। तो रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ है उसके विघटन की क्रियाएं क्या होती हैं, प्रथम कोट की क्रियाएं होती है, नोट कर लेंगे। चलिए अब मात्रक तो अब निकाल लेंगे ना, द्वितीय कोट की क्रिया का मात्रक, के का मात्रक आप निकाल लेंगे, आप जानते हैं कॉमन सा फार्मूला, वहां से सब रखकर आप निकाल देंगे। तो के का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ के, द्वितीय कोट की, प्रथम कोट की क्रिया के लिए क्या होगा, मतलब जो आपका रेट होगा ये क्या होगा, के और इसके एक ही घात पर डिपेंड करेगा, तो ये हो गया, तो के इक्वल टू क्या हो गया, रेट बाई क्या हो गया, और इसके एक ही सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ रेट क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन होता है, और बाई क्या होता है, टाइम होता है, यहाँ आपका क्या हो गया, ये टाइम हो गया, और यहाँ आपका ये क्या है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो ये भी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, 1/टाइम, 1/टाइम बचा, तो टाइम के लिए 1/क्या सेकेंड, तो यहाँ क्या सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। और गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में भी तो यही होगा, गैसीय अवस्था में भी आपका के का मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स ही होगा, ठीक है, दोनों के केस में। तो ये आपका हो गया प्रथम कोट की क्रिया के लिए। द्वितीय कोट की क्रिया है, सेकेंड ऑर्डर परिभाषा आप लिख लेंगे, उसी तरीके से दो घात पर डिपेंड करता है। द्वितीय कोट की क्रिया है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक कह लेंगे। वे क्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के दो घात पर डिपेंड करता है, द्वितीय कोट की क्रियाएं कहलाती हैं। तो द्वितीय कोट की क्रिया यानी कि अगर ये आपका हो, तो यहाँ ये आपका प्रोडक्ट बन रहा हो यहाँ पर, तो इसका रेट ला, अगर इस पर दो पर डिपेंड कर रहा हो, रेट ला ही कह रहा है, दो पर डिपेंड कर रहा हो, प्रायोगिक तत्व है, तो क्या होगा, के ए पावर क्या हो जाएगा 2। भाई दो पर हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, दो पर डिपेंड कर रहा था, प्रायोगिक बात है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ऑर्डर आप देख रहे हैं पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर देखकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बता रहे एक्सपेरिमेंट से डिपेंड कर रहा है, 2 घात पर, तो ये है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिए जाए,
या a प्लस बी कर दिया जाए तब भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। a प्लस बी तो ये दोनों के एक घात पर डिपेंड करे तो द्वितीय कोटि की अप्रिया जाए। चलिए एग्जाम्पल इसके लेते हैं, द्वितीय कोटि की अप्रिया के एग्जाम्पल। जैसे आपका क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं द्वितीय कोटि की अप्रिया का। ये जैसे लेते हैं पहला एग्जाम्पल 2NO, अच्छा ये तो नहीं, ये तो तृतीय कोटि की अप्रिया का आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। जैसे 2NO O2 है, इसका बीटा होता है 2NO और प्लस O2 में। तो ये देखिए इसका रेट जो होगा के, इसके आपके 2 घात पर, ये 2 आप देखकर लगा देंगे तो चलेगा, लेकिन ये प्रायोगिक आधार पर देखा कि वर्ग पर इसके डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आर्डर क्या हो गया यहाँ पर आपका, आर्डर इसका 2 हो गया, है ना। 2 घात है इसके, क्योंकि देखा गया है तो आप देखकर यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि 2 पर डिपेंड किया इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बात थी, एक्सपेरिमेंट देखा गया वर्ग पर डिपेंड किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 होगा। इसी तरीके से H2 + I2 वाला आपका क्या है, दूसरा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, तो इसका रेट आपका देखा गया तो रेट ला क्या होगा के, और H2 के एक घात पर और I2 के भी एक घात पर डिपेंड किया, तो यहाँ आर्डर आपका क्या हो गया, देखा गया एक घात पर डिपेंड किया तो आर्डर आप कितना हो गया, 2 हो गया। ये द्वितीय कोटि की अप्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपका NO है और आपका ओजोन है, NO और O3 ओजोन है, तो देखा गया NO2 और प्लस ये बना रिएक्शन, तो इसका जो रेट देखा गया, इसका भी रेट ला जो देखा गया, इसका रेट ला जो था ये के इसके एक घात पर डिपेंड किया और O3 के ओजोन के भी एक घात पर डिपेंड किया, तो यहाँ आर्डर क्या हो गया आपका, आर्डर 1 + 1 2 हो गया। देखा गया एक घात पर डिपेंड किया, प्रयोग के आधार पर भी देखा गया, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर सब बता रहे, जो जिसका है जितना उतना हम आपको बता रहे हैं, कोई इसमें नया हम नहीं जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका किया हुआ द्वितीय कोटि की अप्रिया है। क्षारों का जलीय अपघटन, जितने भी क्षारों का जलीय अपघटन है ये भी आपके द्वितीय कोटि की अप्रियाएं होती हैं। जैसे क्षारों का जलीय अपघटन, जैसे एस्टरों का जलीय अपघटन, एस्टरों का है, एस्टरों का जलीय अपघटन। अगला एग्जांपल है एस्टर का, जैसे आप ले लें CH3 COO C2H5 और NaOH से क्षारीय जल अपघटन में कर रहा हूँ, क्षारीय जल अपघटन द्वितीय कोटि होती है, लेकिन जल के साथ अपघटन जो होती है वो प्रथम कोटि होती है। आपको बताया पीछे सीडो ऑर्डर रिएक्शन बताया, मॉलिक्यूलरिटी में आणविकता मिलता है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर बनेगा CH3 COO Na, और क्या बनेगा आपका ये C2H5 और OH। तो ये क्या है, दोनों पर डिपेंड करती है। इसका जो रेट ला होता है ये क्या है कि मतलब ये CH3 COO C2H5 के भी ये घात पर डिपेंड करती है और NaOH के भी एक घात पर डिपेंड करती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया। तो यहाँ पर आर्डर क्या हुआ, यहाँ पर 1 + 1 क्या हुआ 2। ये भी क्या आपका द्वितीय कोटि की अप्रिया। तो द्वितीय कोटि की अप्रिया के का मात्रक आप निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो आप देख लेते हैं लास्ट में तृतीय कोटि की अप्रिया। हो गया, ये सब एग्जाम्पल द्वितीय कोटि की अप्रिया के एग्जाम्पल हैं। मात्रक निकाल लेंगे दोनों का, गैसीय अवस्था में के का मात्रक और बिना गैसीय अवस्था में के का मात्रक। कॉमन सम फार्मूला आपको बताया गया, वहां से आप निकाल लेंगे। अगर निकालना चाहेंगे के का मात्रक, यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो इसका जो आपका रेट होता है ये के जो होता है ए के पावर के क्या हो 2 पर डिपेंड करता है। आप ऐसा सीधा करके निकाल सकते हैं। 0 का होगा 0 पर डिपेंड करिए, प्रथम का होगा 1 लगाइएगा, द्वितीय होगा द्वितीय लगाइएगा, तो के क्या हो जाएगा आपका रेट बाई क्या हो जाएगा ए के पावर क्या आपका 2 है।
तो ये आपका रेट क्या लिखते हैं आप, कंसंट्रेशन लिखते हैं, और बाई क्या लिखते हैं आप, टाइम लिखते हैं यहाँ रेट को, ये रेट को लिखते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका कंसंट्रेशन है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, एक कंसंट्रेशन कट गया, तो यहाँ आपका क्या बचा, 1 बाई क्या बचा, यहाँ आपका टाइम बचा, और यहाँ क्या बचा, एक सांद्रण, एक कंसंट्रेशन बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टाइम इनवर्स हो जाएगा यहाँ, और कंसंट्रेशन इनवर्स हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन इनवर्स हो जाएगा और टाइम आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो कंसंट्रेशन इनवर्स का मतलब क्या हो गया, मोल आपका हो जाएगा। इसको आप क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं ना, जो कंसंट्रेशन है यहाँ देखिए चाहे, तो इसको आप क्या लिखते हैं, या यहाँ से देखिए, ये तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लिखिए टाइम आपका यहाँ सेकंड इनवर्स हो गया, और एक कंसंट्रेशन क्या हो गया आपका यहाँ मोल और पर लीटर लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो जरा इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये लीटर इनवर्स हो जाएगा, और मोल आपका क्या होगा, मोल आपका एक ही होगा, प्लस में रहेगा, और सेकंड इनवर्स, अच्छा टाइम के घात 1 है यहाँ टाइम है नीचे ही 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। और अगर गैसीय अवस्था में लिखते हैं, गैसीय अवस्था में आप लिखते हैं के का मात्रक गैसीय अवस्था में, तो क्या यहाँ आगे माइनस है, इनवर्स में है, तो क्या हो जाएगा आपका एटीएम इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा, है ना। ये आपका द्वितीय कोट की क्रिया का हो जाएगा मात्रक, यहाँ साफ निकाल लेंगे, या कॉमन मात्रक आपको मालूम है उसमें रख दीजिएगा। तृतीय कोट की क्रिया है, तृतीय कोट की क्रिया परिभाषा लिख लेंगे, तृतीय कोट की अभिक्रियाएं, तृतीय कोट की क्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण के 3 घात पर डिपेंड करता है, तृतीय कोट की क्रिया कहलाती है। चलिए इसका एग्जांपल, परिभाषा आप लिख लेंगे, 3 घात पर डिपेंड करता है, यानी कि ए आपका 3 है, ये इस तरीके से, या a + b + c, या 2a + b, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका होगा यहाँ प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या होगा, रेट आपका जो होगा, रेट जो आपका ला कहता है, तो ये के होगा, और ए के पावर क्या होगा 3। ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा है, एक्सपेरिमेंट से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया, ठीक है, यहाँ एक्सपेरिमेंट से देखा गया। तो ये आर्डर क्या हो गया यहाँ पर, आर्डर क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, है ना, आर्डर 3 हो गया। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तृतीय कोट की क्रिया के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल 2NO और प्लस O2 क्या बन गया, 2NO2। तो देखा गया यहाँ, ये इसके भी वर्ग के सांद्रण पर गया, इसके 1 घात पर डिपेंड किया, इसके वर्ग के सांद्रण पर इसके 1 घात पर डिपेंड किया। तो यहाँ रेट ला जो गया, तो रेट ला जो देखा गया वो के NO के पावर 2 पर डिपेंड किया, ऑक्सीजन के जो O2 इस पावर 1 पर। तो आर्डर क्या हो गया, टोटल आर्डर क्या हो गया 2 + 1 = क्या हो गया 3 हो गया, ठीक, ये हो गया। और इसी तरीके से तृतीय कोट की क्रिया और एग्जाम्पल, इसी तरीके से आप NaCl2 लिख सकते हैं यहाँ। जैसे दूसरा आप बना सकते हैं, पहला 2NO + Cl2, ये भी आपका है 2NOCl। इसी तरीके से यहाँ ब्रोमीन भी आप लेकर बना सकते हैं, ऐसे ब्रोमीन भी, R ब्रोमीन लेकर भी बना सकते हैं। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट ला यहाँ आपको देखा गया कि ये NO के वर्ग पर और Cl2 के 1 घात पर डिपेंड किया। तो यहाँ आर्डर आपका क्या हो गया, टोटल 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये सब तृतीय कोट की क्रिया के कुछ एग्जाम्पल थे, नोट कर लीजिएगा। जहाँ Cl2 है Br2 आप लेकर कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, कुछ प्रभाजी कोट की क्रियाएं होती हैं। क्या होती है, प्रभाजी कोट की क्रियाएं, नोट कर लीजिए।
अगला पॉइंट है, एक देखिए प्रभाजी कोट की अभिक्रियाएं। प्रभाजी कोट की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अनेक अभिक्रियाओं के जो कोट होती है वो प्रभाज में होती है, यानी कि भिन्न में होती है, उसी को हम कहते हैं प्रभाजी कोट की अभिक्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद रखिए इसका। जैसे आपका एग्जाम्पल में है यहाँ, ये प्रभाजी कोट की अभिक्रिया है, आपका एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड का विघटन होता है तो मीथेन बनता है और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसका जो है एक्सपेरिमेंट से देखा गया रेट लॉ, इसका जो रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से देखा गया के, तो इसके जो है आप सोचेंगे एक घात लगाएंगे, तो एक घात नहीं, हमने आपको पीछे बताया है ये 3/2 पर डिपेंड करता है। तो इसका आर्डर आपका क्या लिखेंगे? आर्डर 3/2 अर्थात 1.5 होगा। ठीक है, तो ये प्रभाज कोट की अभिक्रिया है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर यहाँ तो देखा गया H2 प्लस Br2, तो क्या बना? HBr, ये वाला रिएक्शन। तो यहाँ देखा गया रेट लॉ, तो रेट लॉ इसके लिए देखा गया कि जो आपका है यहाँ, तो हाइड्रोजन के एक घात पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्रोमीन के हाइड्रोजन के एक पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्रोमीन के घात के देखा गया हाफ पर। चूंकि एक्सपेरिमेंट बात है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये सब बातें देखी जा रही हैं, इस पर डिपेंड किया। तो आर्डर आपका क्या हो गया? टोटल आर्डर यहाँ कुल आर्डर क्या हो गया? 1 प्लस हाफ, है ना। इसको आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। इसी तरीके से इसका देखा गया, तीसरा एग्जाम्पल लिखा है COCl2 का देखा गया, तो CO बनाया और Cl2, तो इसका रेट लॉ देखा गया कि अब इसके कितने घात पर डिपेंड करती है, तो ये देखा गया ये भी 3/2 पर ही डिपेंड करती है। COCl2 ये भी क्या है? 3/2 पर ही डिपेंड करती है, यानी कि इसका भी आर्डर आपका क्या हो गया? आर्डर जो है क्या हो गया? 3/2 अर्थात 1.5। ठीक है, ये अभिक्रिया की कोटि है। और इसी का उल्टा देखा गया, इसी का उल्टा रिएक्शन देखा गया। चौथा, इसी का उल्टा मतलब CO प्लस Cl2, ये देखा गया COCl2 ये बना, तो इसका रेट जो देखा गया, रेट लॉ इसका जो देखा गया, तो के आपका जो था इस वाले के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके 2 घात पर डिपेंड करता है और इसके आधा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके 2 घात पर डिपेंड किया और जो Cl2 है इसके हाफ पर। इसी का जस्ट उल्टा रिएक्शन है। तो यहाँ क्या हो गया? आर्डर क्या हो गया इसका? तो इसका आर्डर टोटल कितना हो गया? 2 प्लस क्या हो गया? हाफ हो गया, है ना। ये इसका हुआ 2 प्लस हाफ, तो कितना हो गया है आपका? 2 प्लस हाफ, यानी कि ये आपका हो गया 5/2, यानी कि 2.5 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया 2.5 इसका। तो इस तरीके से कुछ प्रभाजी कोट की भी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपको अब ये समझ में आया होगा इतना कि मतलब किसी अभिक्रिया के मोलों की संख्या को देखकर हम उसके घात को नहीं बता सकते कि इतना है। तो ये पूरी तरीके से आपने समझा क्या है? प्रायोगिक है। तो ये रहा विभिन्न कोट की अभिक्रियाएं थी। तो आप इसको बढ़िया से इसका नोट्स बनाएंगे और उसको ध्यान से देखेंगे कौन किसके घात पर डिपेंड कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।